चलिए एक साधारण सी कल्पना से शुरुआत करते हैं। एक घर है, बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हाँ, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा दिन। एग्जैक्टली बिल्कुल नॉर्मल। पति पत्नी अपने उलझे हुए रिश्ते को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ बेहद शांत और रोजमर्रा जैसा है। लेकिन पलक झपकते ही हवा का एक ऐसा खौफनाक झोंका आता है, एक ऐसी अदृश्य दीवार घर से टकराती है जो खिड़कियों के सारे कांच चकनाचूर कर देती है। बाप रे। हाँ, और ये कोई आंधी नहीं है, ये बरमूडा ट्रायंगल में गिरे एक विशाल उल्कापिंड यानी एक कॉमेट की शॉकवेव है। हाँ। हजारों किलोमीटर दूर से आई एक तबाही की गूंज जो एक ही सेकंड में उस सामान्य जिंदगी को मलबे में बदल देती है। बिल्कुल। और ये दृश्य सिर्फ कांच के टूटने का नहीं है। अगर हम इस पे गौर करें तो ये उस भ्रम के चकनाचूर होने का प्रतीक है जिसमें मानव सभ्यता जीती है। सही बात है। हमें लगता है ना कि हमारा सिस्टम, हमारी गाड़ियां, हमारे कंक्रीट के घर हमें हर चीज से बचा लेंगे। लेकिन जब ब्रह्मांड की कोई ताकत टकराती है तो वो शॉक वेव सिर्फ हवा का दबाव नहीं होती। तो वो क्या होती है? वो विस्थापन की, मतलब डिस्प्लेसमेंट की ऊर्जा होती है। जब कोई इतना बड़ा उल्कापिंड समंदर में गिरता है तो वो इतनी तेजी से हवा और पानी को धकेलता है कि वो ऊर्जा आवाज की गति से भी तेज एक लहर बन जाती है। अरे बाप रे, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी इस इन-डेप्थ चर्चा का स्रोत इसी महाविनाश की पृष्ठभूमि पर आधारित है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे सामने जो कहानी है वो सिर्फ आसमान से गिरती मौत पर केंद्रित नहीं है। राइट। इसका जो मुख्य विषय है वो बहुत ही भावनात्मक और गहरा है। हाँ, एकदम सही कहा। इस चर्चा का जो मिशन है वो जॉन नाम के एक पिता के उस भारी भावनात्मक संघर्ष को गहराई से समझना है। मतलब वो इंसान अपने डायबिटिक बेटे की जान बचाने के लिए खुद को किस हद तक मिटा सकता है, ये देखना है। और ये कहानी वाकई अंदर तक झकझोर देती है। बिल्कुल झकझोरती है। सोचिए, एक तरफ आसमान से आग बरस रही है और अचानक जॉन के फोन पर एक मैसेज आता है, एक सरकारी अलर्ट। ये मैसेज बताता है कि उसे और उसके परिवार को एक सुरक्षित बंकर, एक शेल्टर के लिए चुना गया है। पहली नजर में तो ये एक चमत्कार लगता है ना? हाँ, कि चलो कम से कम जान तो बच गई। एग्जैक्टली। लेकिन यहीं से हालात और भी ज्यादा डरावने हो जाते हैं। ये जो खुशखबरी थी ना, ये असल में एक खौफनाक श्राप बन जाती है। श्राप इसलिए क्योंकि जब मौत हर दरवाजे पर दस्तक दे रही हो तो सुरक्षा की कोई भी गारंटी समाज में एक बहुत खतरनाक चीज पैदा करती है, और वो है ईर्ष्या। ओहो, बिल्कुल। स्रोत सामग्री में इस बात का बहुत बारीकी से जिक्र है कि कैसे जॉन के पड़ोसी, जो चंद मिनट पहले तक पार्टी में हंस बोल रहे थे, अचानक इस खबर से हताशा और खौफ से भर जाते हैं। मतलब वो बदल जाते एकदम से। एकदम। वे गिड़गिड़ाते हैं कि जॉन उनके बच्चों को भी अपने साथ ले जाए, और जब जॉन नियमों की मजबूरी बताता है तो वही दोस्ताना पड़ोसी आक्रामक हो जाते हैं। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सच उजागर करती है। सभ्यता का मुखौटा बहुत पतला होता है। सही बात है। जैसे ही अस्तित्व पर संकट आता है, इंसान वापस अपने आदिम रूप में, अपने प्रिमिटिव रूप में आ जाता है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये इंसानियत के ढांचे के ढहने की शुरुआत है। मुझे तो ये एक बहुत ही क्रूअल लॉटरी की तरह लगता है। जॉन को सर्वाइवल की इस लॉटरी का जीतने वाला टिकट तो मिल गया, लेकिन इस टिकट की कीमत बहुत भारी पड़ने वाली है। बिल्कुल। जॉन, उसकी पत्नी और उनका डायबिटिक बेटा किसी तरह पड़ोसियों की उस भीड़ से बचकर, उस अराजकता से निकलकर मिलिट्री एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां चारों तरफ अफरा तफरी मची है, लोग डरे हुए हैं। पैनिक का माहौल है पूरा पैनिक। उन्हें उस प्लेन में बैठना है जो उन्हें सुरक्षित जगह ले जाएगा। लेकिन तभी एक पिता के लिए शायद दुनिया का सबसे खौफनाक पल आता है। हाँ, वो दवा वाला सीन। हाँ, जॉन को एहसास होता है कि वो अपने बेटे की सबसे जरूरी चीज, उसकी जीवन रक्षक दवा इंसुलिन, वो गाड़ी में ही भूल गया है। इस पल का जो भावनात्मक वजन है ना, उसे शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। वो अपराध बोध सोचिए। जिस बच्चे को वो हर कीमत पर बचाना चाहता है, उसी की सबसे महत्वपूर्ण दवा वो पीछे छोड़ आया। हाँ, और किसी आम दिन पे ये कितनी छोटी सी बात होती है ना? लेकिन इस आपदा में ये मौत का फरमान बन जाती है। जॉन पागलों की तरह दवा लेने वापस गाड़ी की तरफ भागता है। लेकिन इसी बीच पीछे एक बहुत बड़ी त्रासदी जन्म ले रही होती है। वो उसकी पत्नी वाली बात। हाँ, उसकी पत्नी पूरी मासूमियत और घबराहट में वहां मौजूद आर्मी ऑफिसर को बता देती है कि उनका बेटा डायबिटिक है। और यहीं पर सिस्टम का वो क्रूर मशीनी चेहरा सामने आता है। मतलब वो आर्मी ऑफिसर तुरंत उन्हें प्लेन से बाहर निकाल देता है, एकदम नियम के हिसाब से। हाँ, नियम साफ है। किसी भी मरीज को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे लगातार मेडिकल सहायता की जरूरत हो, उस सुरक्षित प्लेन में जाने की अनुमति नहीं है। ये नियम मुझे अंदर तक हिला देता है। सही बात है। एक छोटा बच्चा जिसे सिर्फ नियमित इंसुलिन की जरूरत है, उसे समाज और सिस्टम अयोग्य करार देकर वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। क्या यही वो महान मानव सभ्यता है जिसे हम बचाना चाहते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है।
और सोचिए जब जॉन इंसुलिन लेकर वापस लौटता है तो उसे अपना परिवार वहां नहीं मिलता, उसे सिर्फ भगदड़ मिलती है। प्लेन के बाहर लोग उग्र हो जाते हैं, गोलियां चलती हैं, आग लगती है और देखते देखते प्लेन में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब इस घटना के पीछे का जो तंत्र है, जिसे हम मेडिकल भाषा में ट्रायाज कहते हैं, उसे समझना बहुत जरूरी है। ट्रायाज ये क्या होता है? हाँ, आपातकाल में सेना या सरकारें अक्सर उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म के सिद्धांत पर काम करती हैं। मतलब अधिकतम लोगों का अधिकतम भला। अच्छा, तो वो भावनाओं को साइड में रख देते हैं। बिल्कुल। उनके पास सीमित संसाधन है, सीमित जगह है, वे भावनाओं से फैसले नहीं ले सकते। वे एक तरह का गणितीय समीकरण हल कर रहे हैं कि किन लोगों को बचाने से भविष्य की मानव जाति सबसे ज्यादा मजबूत होगी। बाप रे, तो बहुत ही रूखा तरीका है। रूखा है, लेकिन यही डार्विनियन सर्वाइवल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सबसे कठोर यांत्रिक रूप। सेना को लगता है कि वे मानवता का भविष्य बचा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे उसी प्रक्रिया में इंसानियत की आत्मा को पीछे छोड़ रहे हैं। सच में ये समीकरण पूरी तरह से इंसानियत के खिलाफ लगता है। एक बीमार बच्चे को पीछे छोड़ देना, उसे बोझ मान लेना, मतलब क्या ऐसा सर्वाइवल कोई मायने रखता है जहां दया और करुणा ही ना बचे? एकदम सही सवाल है। और ये सवाल पूरी चर्चा में गूंज की तरह चलता है। इसका जवाब हमें तब मिलता है जब जॉन एयरपोर्ट की उस भयानक तबाही के बाद पागलों की तरह अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढना शुरू करता है। वो एक मिलिट्री ट्रक में छुपकर बैठता है और वहां बातों बातों में उसे एक बहुत ही चुभने वाली सच्चाई पता चलती है। हाँ, उसे क्यों चुना गया था? Exactly. उसे पता चलता है कि आखिर उसे ही क्यों चुना गया था इस बंकर के लिए। उसे इसलिए नहीं चुना गया कि वो एक अच्छा इंसान है या एक प्यारा पिता है। उसे चुना गया क्योंकि वो पेशे से एक आर्किटेक्ट है। यहाँ पर फिर से वही उपयोगिता का सिद्धांत सामने आ जाता है। मतलब आपकी स्किल्स ही आपकी जान बचाएंगे। बिल्कुल। नई दुनिया बसाने के लिए, इमारतों को फिर से खड़ा करने के लिए एक आर्किटेक्ट की उपयोगिता है। विनाश के इस दौर में इंसानों की कीमत उनकी भावनाओं, उनके चरित्र या उनके रिश्तों से नहीं तय हो रही है, तो सिर्फ उनके रेज्यूमे से तय हो रही है। उनके रेज्यूमे और उनकी स्किल से। और जब समाज इंसानों को सिर्फ उनके इस्तेमाल के नजरिए से देखने लगता है ना, तो पतन बहुत तेजी से होता है। सही बात है। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक और डरावनी घटना का जिक्र है। उसी ट्रक में एक आदमी जॉन का रिस्ट बैंड छीनने की कोशिश करता है। वो जो पास था उनका। हाँ, वो रिस्ट बैंड कोई मामूली प्लास्टिक नहीं है, वो जिंदगी का पासपोर्ट है, बंकर में जाने का पास है। और इस छीना झपटी में एक ऐसे युवा लड़के की जान चली जाती है जो सिर्फ जॉन की मदद करना चाहता था। मतलब अच्छे लोगों की कोई जगह ही नहीं बची है, और ये तो सिर्फ जॉन के साथ हो रहा है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी का जो संघर्ष है, वो इंसानियत के सबसे अंधेरे कोनों को सामने लाता है। वो लिफ्ट वाला हिस्सा। हाँ, वो अपने बेटे के साथ अकेली है। उसे एक आदमी लिफ्ट देता है। शुरुआत में वो एकदम फरिश्ता लगता है, एक मददगार। लेकिन जैसे ही उस आदमी को पता चलता है कि इस औरत और बच्चे के पास वो जादुई पास, वो रिस्ट बैंड है, उसकी नीयत पूरी तरह बदल जाती है। खौफनाक तरीके से बदलती है। क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। वो जॉन की पत्नी को सुनसान रास्ते पर गाड़ी से उतार देता है और उसके छोटे से बेटे को अगवा कर लेता है। ये सोचकर ही डर लगता है। बिल्कुल। वो उस बच्चे का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो और उसकी पत्नी उस बच्चे को अपना बताकर प्लेन में बैठ सकें। देखिए, डर इंसान के दिमाग की पूरी वायरिंग को बदल देता है। ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि जब मौत का खौफ हावी होता है तो नैतिकता, सहानुभूति, ये सब एक विलासिता, एक लग्जरी बन जाते हैं जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब इंसानियत खत्म। एकदम। वे एक बीमार बच्चे का इस्तेमाल एक टूल की तरह कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि वो बच्चा अपनी माँ के बिना, अपनी दवा के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगा। ये सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात है। हाँ, हालांकि कहानी में बाद में आर्मी ऑफिसर सच्चाई जान लेता है और बच्चा वापस मिल जाता है, लेकिन ये घटना इस बात की मोहर लगाती है कि आपातकाल में सबसे पहली मौत शरीर की नहीं, इंसानियत की होती है। एक मिनट, यहाँ हमें एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास देखने को मिलता है। कैसा विरोधाभास? मतलब एक तरफ वो समाज है जो अपनी जान बचाने के लिए बच्चों को भी अगवा कर रहा है, इंसानों को सिर्फ उपयोग के तराजू पर तौल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जॉन है। हाँ, जॉन का नजरिया बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। इस पूरी तबाही में आसमान से गिरते आग के गोलों और राख के बीच क्या वो एक आर्किटेक्ट की तरह सोच रहा है? बिल्कुल नहीं। उसकी एकमात्र भूमिका, उसका एकमात्र धर्म सिर्फ एक पिता होना है। सही बात है। वो कोई नई दुनिया डिजाइन नहीं कर रहा, वो बस उस पुरानी दुनिया के मलबे में अपने परिवार को ढूंढ रहा है। और ये जद्दोजहद उसे आखिरकार अपने ससुर के घर तक ले जाती है, जहाँ उसकी पत्नी और बेटा पहुंच चुके हैं। और यहाँ ससुर के घर पर जो दृश्य है वो सर्वाइवल का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करता है। हाँ, वो भी बहुत इमोशनल हिस्सा है। जब जॉन और उसकी पत्नी अपने पिता मतलब ससुर से कहते हैं कि वे भी उनके साथ चलें, तो वे बहुत शांति से मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि उनके सारे दोस्त यहीं हैं,
उनकी पूरी जिंदगी की यादें इस घर में हैं। ओ, मतलब वो मौत को गले लगा रहे हैं। हाँ, वे अपनी आखिरी सांस अपनी शर्तों पर अपनों के बीच लेना चाहते हैं। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक चुनाव है। बिना सम्मान के एक अजनबी और घुटन भरे बंकर में जीने से बेहतर वे उस मौत को स्वीकार कर रहे हैं। ये एक बहुत ही डिग्निफाइड चॉइस है। बिल्कुल। लेकिन जॉन और उसकी पत्नी के पास ये विकल्प नहीं है। उनके पास एक बच्चा है और एक माता पिता के रूप में उन्हें भविष्य के लिए लड़ना ही होगा, चाहे वो भविष्य कितना भी भयानक क्यों ना हो। तो अब ये परिवार फिर से एक साथ है, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, सफर तो अभी बाकी है। उन्हें किसी भी तरह ग्रीनलैंड के उस बंकर तक पहुंचना है। उल्का पिंडों की भारी बारिश हो रही है, आसमान खून की तरह लाल है। वे एक रनवे पर पहुंचते हैं जहां आखिरी प्लेन उड़ान भरने वाला है। और वहां जॉन क्या करता है? जॉन अपनी गाड़ी सीधे प्लेन के सामने खड़ी कर देता है। एक तरह से ये एक डेस्परेट कदम है, जान पर खेल जाना। अपने उसी आर्किटेक्ट वाले पास के जरिए उन्हें अंदर जगह मिल जाती है। और फिर पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा उल्कापिंड टकराता है, शॉकवेव आती है, प्लेन हवा में क्रैश होता है, लेकिन किसी तरह किस्मत से वो बच जाते हैं और ग्रीनलैंड के उस बर्फ के नीचे बने आर्मी बेस यानी बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। यहां आकर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। बंकर के अंदर जाने के बाद 9 महीने का एक लंबा भारी सन्नाटा छा जाता है। 9 महीने? हाँ, बाहर क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता। विज्ञान हमें बताता है कि इतने बड़े उल्कापिंड के टकराने के बाद पृथ्वी पर एक तरह का न्यूक्लियर विंटर आ जाता है। मतलब पूरी तरह से अंधेरा? बिल्कुल। वायुमंडल धूल, राख और जहरीली गैसों से भर जाता है। सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाती है। जब वे बाहर संपर्क करते हैं तो पता चलता है कि सिडनी, पेरिस, शिकागो जैसे दुनिया के बड़े बड़े शहर अब वजूद में ही नहीं हैं। बाप रे! वे पूरी तरह से राख और मलबे में बदल चुके हैं। तो बंकर के अंदर सुरक्षित होना कोई जश्न की बात नहीं है, ये एक गहरे सदमे की स्थिति है। सुरक्षा का ये विचार बहुत अजीब लगता है मुझे तो वो बंकर एक टाइम कैप्सूल की तरह लगता है, या शायद एक ताबूत की तरह। ताबूत, हाँ, सही शब्द है। वो सुरक्षित तो है, वहां कृत्रिम हवा है, राशन है, लेकिन क्या वो असली जिंदगी है? वो एक ऐसा डिब्बा है जिसमें इंसानियत को बंद करके जमीन के नीचे दफना दिया गया है। बिल्कुल। और फिर कहानी एक बहुत बड़ा जंप लेती है। 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल उसी अंधेरे में? हाँ, 5 साल उसी बंकर के अंदर, उसी कृत्रिम रोशनी में। ये कल्पना करना ही दम घोट देता है। फिर एक दिन जॉन कुछ जरूरी सामान लेने के लिए बाहर की दुनिया में कदम रखता है और उसे कुछ खास मिलता है। हाँ, वहां एक मृत बर्फ में जमे हुए जहाज के अंदर एक पुरानी डायरी के पन्नों के बीच उसे कुछ ऐसा मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। एक फूल, एक असली जीवित फूल। देखिए, वो फूल सिर्फ एक पौधा नहीं है। इतने सालों की राख और बर्फ के बीच एक फूल का खिलना जैविक रूप से, बायोलॉजिकली एक चमत्कार है। चमत्कार ही तो है। यह इस बात का सबूत है कि बाहर के वातावरण में प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस फिर से शुरू हो गया है। मिट्टी में फिर से जान आ रही है। प्रकृति ने खुद को हील करना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। और जब जॉन वो फूल अपनी पत्नी को लाकर देता है तो उसकी जो खुशी है वो अतुलनीय है। 5 साल की घुटन, गुप अंधेरे और निराशा के बाद वो छोटा सा फूल उम्मीद का सबसे बड़ा और ठोस सबूत है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि हम इंसानियत के इतिहास में देखते आए हैं, क्या सुरक्षा कभी भी स्थायी होती है? बिल्कुल नहीं। प्रकृति अपना संतुलन बनाने में किसी की परवाह नहीं करती। उसी समय बंकर में एक भीषण भूकंप आता है। हाँ, उल्कापिंड का आफ्टर इफेक्ट। उल्कापिंड के टकराने से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में जो अस्थिरता आई थी वो अब अपना असर दिखा रही है। जमीन फटने लगती है। कंक्रीट की वो मजबूत दीवारें जो उनकी सुरक्षा का अंतिम गढ़ थी, अब उनकी कब्र बनने वाली हैं। भयानक स्थिति। बंकर के अंदर हजारों लोगों की भीड़ में भयंकर भगदड़ मचती है। चारों तरफ मौत का तांडव है, लेकिन जॉन अपनी समझदारी से अपने परिवार को एक गुप्त वेंटिलेशन रास्ते से बाहर निकाल लेता है और वे एक सेफ्टी बोट में छिप जाते हैं जो समंदर की उफनती लहरों का सामना कर सके। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है जॉन का मनोवैज्ञानिक डर, मतलब उसकी साइकोलॉजी। वो कैसे? 5 साल बाद भी जब उसका बेटा कहता है कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहता है, खुली हवा में सांस लेना चाहता है, तो जॉन तुरंत मना कर देता है। अच्छा, उसे अभी भी डर लग रहा है। हाँ, उसके लिए बंकर के बाहर जाने का मतलब अभी भी निश्चित मौत है। एक पिता के अंदर ये खौफ इस कदर घर कर गया है कि ये दुनिया उसके बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा की उस चारदीवारी ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। ये तो बहुत ही ट्रॉमेटिक है। लेकिन अब जब बंकर ही टूट गया है तो उसी खौफनाक अनजान दुनिया में उन्हें मजबूरी में फिर से कदम रखना ही पड़ता है। और ये मजबूरी का कदम उन्हें लंदन की तरफ ले जाता है। लेकिन ये वो लंदन नहीं है जिसे हम तस्वीरों में देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, एक वीरान जलमग्न शहर। ये उनके सफर का सबसे दर्दनाक और निराशाजनक हिस्सा है। जॉन का एक दोस्त जो पेशे से डॉक्टर था,
वो उनके साथ इस बोट पर था। लेकिन जब वे एक दूसरे बंकर के पास पहुंचते हैं तो वो दोस्त अंदर घुसने की जिद करता है। उसका पहचान बैज कहीं खो गया था। फिर से वही क्रूल नियम। एग्जैक्टली। बिना बैज के कोई एंट्री नहीं। उस डॉक्टर को वहीं गोली मार दी जाती है। एक और जीवन सिर्फ एक प्लास्टिक के टुकड़े के लिए खत्म हो गया। ये बहुत ही दुखद है। लेकिन जॉन के लिए सबसे बड़ी त्रासदी अभी बाकी है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर की मौत एक झटका जरूर थी, लेकिन जॉन के शरीर के अंदर एक और भी भयानक युद्ध चल रहा है, रेडिएशन का। बिल्कुल। जॉन के शरीर में जानलेवा रेडिएशन बहुत तेजी से फैल चुका है। उसे लगातार खांसी आ रही है, उसके शरीर में दर्द है और वो अंदर ही अंदर जानता है कि उसकी कोशिकाओं का, उसके सेल्स का डीएनए टूट रहा है। बाप रे। उसका समय खत्म हो रहा है, वो मर रहा है, लेकिन मरने से पहले उसका एक ही अंतिम लक्ष्य है, अपने परिवार को किसी भी तरह उस क्रेटर तक ले जाना जहां पहला सबसे बड़ा उल्कापिंड गिरा था। ये बात मुझे बहुत हैरान करती है। क्यों? कोई उस जगह क्यों जाना चाहेगा जहां तबाही की शुरुआत हुई थी? मतलब जहां सबसे बड़ा बम फटा हो, वहां कोई पनाह क्यों ढूंढेगा? ये तो लॉजिक के खिलाफ लगता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक थ्योरी पर आधारित है। अच्छा। उनका मानना था कि जहां पहला उल्कापिंड गिरा था, वहां पैदा हुई अकल्पनीय गर्मी ने उस पूरे इलाके को स्टेरलाइज कर दिया होगा। वाओ। मतलब वहां के सारे कीटाणु, सारे जहरीले तत्व जलकर खाक हो गए होंगे। ओ, तो वो सबसे साफ जगह होगी। एग्जैक्टली। और उल्कापिंड के गड्ढे यानी क्रेटर के किनारों ने एक प्राकृतिक दीवार का काम किया होगा, जिसने बाहर के जहरीले बादलों को अंदर आने से रोक दिया होगा। वहां बर्फ पिघलने से साफ पानी की झील बन गई होगी और वहां का माइक्रोक्लाइमेट जीवन पनपने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो वहां हरियाली होने की उम्मीद है? हाँ, वहां साफ पानी और हरियाली होने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। लेकिन उस स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता, हाँ, किसी नर्क से कम नहीं है। सफर में लुटेरों का हमला होता है। जॉन की पत्नी, जो कहानी की शुरुआत में एक बेहद साधारण घरेलू महिला थी, सर्वाइवल के इस खेल में इतनी बदल चुकी है कि उसे अपने परिवार को बचाने के लिए एक लुटेरे को सीधे गोली मारनी पड़ती है। ये दिखाता है कि इंसान को सर्वाइवल क्या कुछ करने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और फिर वो दृश्य आता है जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थका देने वाला है। उन्हें बर्फ की एक बहुत गहरी खाई, एक क्रेवास को पार करना है। वहां सिर्फ एक पतली सी रस्सी है और कुछ टूटी हुई सीढ़ियां। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ना? वो सीढ़ी टूटती है, संतुलन बिगड़ता है, नीचे अंधीन खाई है। जॉन, जिसके शरीर में रेडिएशन का जहर दौड़ रहा है, जिसके हर अंग की ताकत खत्म हो रही है, वो अपने आखिरी बची हुई ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करता है और अपने बेटी को बचा लेता है। हाँ, वो अपने बच्चे को मौत के मुंह से वापस खींच लाता है। ये सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है, ये एक पिता की विल पावर है, उसकी इच्छा शक्ति है जो विज्ञान और बायोलॉजी की सारे नियमों को चुनौती दे रही है। सच में। इसके बाद का सफर तो जैसे मौत के जबड़े से होकर गुजरता है। वे एक वॉर जोन से गुजरते हैं। एक छोटी सी बच्ची जो फ्रेंच बोलती है, उसकी मासूमियत और मदद से वे किसी तरह एक चेक पोस्ट पार करते हैं। अंत में जब वे एक बस में सफर कर रहे होते हैं और लगता है कि शायद अब मंजिल बस कुछ ही दूरी पर है, तभी बस पर लुटेरों का एक और हिंसक हमला हो जाता है। अब जॉन को पता है कि अगर ये बस उनके हाथ से गई तो उसका परिवार कभी उस क्रेटर तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। बिल्कुल। उसके पास समय नहीं है। उस कमजोर, बीमार, रेडिएशन से जलते हुए शरीर के साथ वो लुटेरों से भिड़ जाता है। वो इंसानी बर्दाश्त के बाहर जाकर लड़ता है। वो बस तो बचा लेता है, अपने परिवार को सुरक्षित कर लेता है, लेकिन इस लड़ाई में उसे गोली लग जाती है। ये बलिदान की चरम सीमा है ना? हाँ। जॉन का शरीर रेडिएशन से अंदर से जल रहा है और अब एक गोली भी उसके सीने को चीर चुकी है। खून बह रहा है, लेकिन वो आदमी रुकता नहीं है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि स्टीयरिंग व्हील संभालो और बस क्रेटर की तरफ बढ़ो, अपने दर्द को भूलकर। बिल्कुल। वो सारा दर्द, सारी पीड़ा सिर्फ इसलिए सहता है ताकि वो अपनी आंखों से अपने बच्चे को एक सुरक्षित दुनिया में कदम रखते हुए देख सके। और आखिरकार वे वहां पहुंचते हैं, क्रेटर। वो थ्योरी सच साबित होती है। हाँ, वो थ्योरी, वो उम्मीद कोई धोखा नहीं थी। सामने एक खूबसूरत हरी भरी घाटी है, वहां एक साफ पानी की शांत झील है। ये राख और धुएं से भरी दुनिया में एक सपने जैसा है। मतलब एक ऐसी दुनिया जो सांस लेने लायक है। बिल्कुल। जॉन अपनी धुंधली होती आंखों से ये सब देखता है। वो देखता है कि उसका बेटा, उसकी पत्नी अब एक ऐसी जगह पर है जहां उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उस साफ हवा में, हरी घास के बीच, उस पिता के दर्द से भरे चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आता है और वो जमीन पर गिरकर अपना दम तोड़ देता है। इस अंत को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जॉन का ये पूरा सफर एक तरह से अपने अंदर दुनिया के सारे जहर को सोख लेने जैसा था। बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा आपने।
मतलब उसने रेडिएशन को अपने अंदर सोखा, उसने गोली खाई, उसने इंसानों की क्रूरता और सिस्टम की बेरुखी झेली, ताकि उसका बच्चा उस साफ और हरी भरी दुनिया में, उस क्रेटर में जाकर एक ताज़ी सांस ले सके। एकदम। जॉन ने अपने शरीर को एक पुल की तरह इस्तेमाल किया, जिस पर चलकर उसका परिवार मौत की अंधेरी दुनिया से निकलकर जिंदगी की रोशनी में पहुंच सका। यही इस पूरी कहानी का, इस स्रोत सामग्री का सबसे बड़ा और गहरा निष्कर्ष है। ये सिर्फ एक शहर या देशों के खाक होने की कहानी नहीं है। हाँ, ये कहानी ये साबित करती है कि जब बड़े बड़े शहर मलबे में बदल जाते हैं, जब इंसानियत अपने सबसे निचले और घिनौने स्तर पर गिर जाती है, तब भी एक चीज है जो खत्म नहीं होती, और वो है एक माता पिता का प्यार। सही बात है। जॉन की आर्किटेक्ट की जो भूमिका थी, वो सीमेंट और ईंटों से इमारतें बनाने में पूरी नहीं हुई, बल्कि अपने बेटे के सुरक्षित भविष्य की नींव रखने में पूरी हुई। शुरुआत में हमने उस शॉकवेव की बात की थी, जिसने अचानक आकर घर के कांच तोड़ दिए थे, और अंत देखिए, एक शांत साफ पानी की झील। बिल्कुल विरोधाभास है। हाँ, उस टूटे हुए कांच की तबाही से लेकर उस शांत झील के सुकून तक का जो सफर था, वो एक पिता के अटूट संकल्प और अथाह प्रेम की कहानी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आपदाएं सिर्फ तबाही नहीं लाती, वे ये भी परिभाषित करती हैं कि हम मूल रूप से अपनी आत्मा के स्तर पर क्या हैं। सही कहा। आपदाएं हमारे अंदर के सबसे अच्छे और सबसे बुरे दोनों रूपों को बाहर खींच लाती हैं। इस महाविनाश ने दुनिया के सारे आवरण हटा दिए, लेकिन जॉन के अंदर का जो पिता था, वो अंत तक अडिग रहा। तो इस पूरी भावुक और डरावनी यात्रा को खंगालने के बाद एक बहुत गहरा सवाल हमारे जहन में पीछे छूट जाता है। कोई भी ये सोच सकता है कि जब दुनिया अपने अंत के करीब होती है, तो सर्वाइवल का असली मतलब क्या होता है? क्या सर्वाइवल का मतलब सिर्फ किसी भी कीमत पर अपनी धड़कनों को चालू रखना है, या फिर किसी और को, शायद अपने बाद आने वाली पीढ़ी को, एक खुली साफ हवा में सांस लेने का मौका देने के लिए खुद को मिटा देना है? यही तो सोचने वाली बात है। इंसानियत की असली पहचान शायद सिर्फ अपनी जान बचाने में नहीं, बल्कि किसी और को जिंदगी देने में छिपी है। इसी विचार के साथ आज के इस इन डेप्थ चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए नजरिए के साथ।